भाई साहब सभी को जय हिंद। और अपना जो वेक्टर ये अपना 3D ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट है ये, इसमें कोशिश करेंगे अपना पूरा कर देते हैं। जल्दी से कर देते हैं एकदम। एंगल बिटवीन टू लाइन्स अपन को पढ़ना है भाई। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस। अपन खाली आवाज़ भी कम कर देते हैं, अपन को आवाज़ भी कम कर देते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, द एंगल थीटा बिटवीन टू लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, दो लाइन्स के बीच में एंगल निकालना है। ओके, दो लाइन्स के बीच में एंगल निकालना है। द एंगल थीटा बिटवीन टू लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस एंड दिस। The angle theta between two lines whose direction cosines are this and this. दो लाइन है, उनके अपन को डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। उन दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। क्या होगा, अपन को डायरेक्शन, अपन को कोसाइंस दे रखे हैं। कोसाइंस पे एंगल पे डिपेंड होते हैं। अपन को एंगल निकालना भाई, कोसाइंस आ गए तो कोस थीटा ही आएगा। कोसाइंस आ गए ना तो कोस थीटा आएगा। कोसाइंस की हेल्प से निकालना है भाई। L1 को L1 से मल्टीप्लाई कर दो, L1 को L2 से कर दो, प्लस में कर दिया M1 को M2 से मल्टीप्लाई करके, प्लस में N1 को N2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो वो बनेगा ना, कोसाइंस की हेल्प से निकालें भाई। L1 दो लाइन है उनके, L1 N1 एंड L2 M2 N2, ये है कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। और एक दो लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। इन दोनों डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से निकालेंगे अपन। तो जो कोस थीटा होगा ना, होगा L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2। ठीक है, ये होगा और इससे निकल जाएगा। दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ़, ये लाइंस परपेंडिकुलर होंगी कब, जब परपेंडिकुलर अगर होंगी तो थीटा 0, थीटा 90 होगा। थीटा 90 का मतलब कोस थीटा 0, मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये 0 के बराबर होगा। मतलब कि क्या हुआ कि ये 0 के बराबर हुआ। अच्छा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये 0 के बराबर हो गए कब, जब परपेंडिकुलर होगी। L1 और जो पैरेलल होगी तो क्या होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, 1, मतलब कि 1 होगा। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 1 के बराबर है। अच्छा, 1 के बराबर है। ओके, तो बताए 1 के बराबर आ गया। 1 के बराबर आ गया ना, तो भाई सीधी सी बनेगी अपनी एक बात। क्या बनेगी कि L1 बाई L2 इक्वल टू में M1 बाई M2 इक्वल टू में N1 बाई M2। अपन ने क्या देखा था भाई, पैरेलल जब दो लाइन होती है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अपन क्या बन जाता है अपना जो होते हैं A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 हो जाता है ना। अगर कोई इंसाइड करती हैं तो C1 बाई C2 भी बराबर हो जाता है। तो वैसे ही इधर एंगल भी बराबर हो जाएगा। अगर पैरेलल है तो भाई एंगल्स का रेशो सेम होगा। दो लाइन्स है, अगर वो पैरेलल है तो उनके एंगल्स का रेशो सेम ही होगा ना भाई। एंगल्स किसी के मान लें एंगल ज़्यादा है, लेकिन रेशो सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो इसलिए उनके डायरेक्शन कोसाइंस का रेशो भी सेम होगा। L1 बाय में L2 इक्वल टू में M1 बाय में M2 इक्वल टू में N1 बाय में N2 ये बराबर होगा कब, जब दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, द एंगल थीटा बिटवीन टू लाइन्स whose डायरेक्शन रेशोज आर प्रोपोर्शनल। द एंगल थीटा बिटवीन टू लाइन्स, एंगल थीटा ये 3 डायमेंशनल का सेकंड पार्ट है। इसके बाद अपना लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करना है। द एंगल थीटा बिटवीन टू लाइन्स whose डायरेक्शन रेशोज़, अब रेशोज़ भी बात आ गई कि भाई डायरेक्शन रेशोज़ अपने प्रोपोर्शनल हैं। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये हैं डायरेक्शन रेशोज़। कोस थीटा निकालना है तो अपन ने कोस थीटा निकाला था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस में N1 N2 ये निकाला था जब कोसाइन था। अब डायरेक्शन रेशोज़ है, अपन को क्या पता है कि L1 क्या होता है, A1 अपन में रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये था ना C2 जो भी था, A1 अपन में A1 का स्क्वायर
B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर उनका रूट इनका प्लस करके जो भी था अपन को पता है। तो भाई अगर L1 L2 मल्टीप्लाई में प्लस में M1 M2 है प्लस में N1 N2 है, तो इनकी जगह वैल्यू पुट करेंगे सीधी सी। L1 की जगह क्या आएगा A1, L2 की जगह क्या है A2, डिवाइड बाय में वही है, मल्टीप्लाई में आएंगे तो एलसीएम तो सेम आ जाएगा और मल्टीप्लाई में तो कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, जब डायरेक्शन रेशियोज़ की बात होगी तो कोस थीटा बराबर में हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, मोड लेंगे A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 अपॉन में रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर इनटू में रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ़, ये लाइंस परपेंडिकुलर होंगी जब थीटा 90 होगा और थीटा 90 होगा और कोस थीटा 0 हो जाएगा, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 के बराबर हो जाएगी। और पैरेलल होंगी तो डायरेक्शन रेशियो बराबर, डायरेक्शन रेशियोज़ का रेशियो बराबर होगा। जैसे कि L1 बाई L2 इक्वल टू में M1 बाई M2 इक्वल टू में N1 बाई N2 था जब लाइंस पैरेलल थी, तो ऐसे ही A1 बाई A2 इक्वल टू में B1 बाई B2 इक्वल टू में C1 बाई C2 हो जाएगा। ओके ठीक है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस हुज डायरेक्शन नंबर्स आर दिस, डायरेक्शन रेशियोज़ ये हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस पता है भाई, अपन निकाल देंगे आराम से, ओके हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, हो गया। फॉर फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, एक लाइन है, 3 डायमेंशनल लाइन है, उसका मतलब एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है तो फुट निकालना है अपन को। परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं निकालनी है, फुट निकालना है। फुट क्या, फुट से फुट के जो वो होंगे अपने वो फुट के जो अपने पॉइंट्स होंगे एक्स वाई जेड वो निकालना है। और फिर एक्स वाई जेड निकालने के बाद अपन डिस्टेंस आराम से निकाल पाएंगे। तो एक्स वाई जेड जो फुट के पॉइंट है ना, वो अपने को निकालना है। एक 3 डायमेंशनल लाइन है और उसके, तो भाई साहब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड मान ले, एक्स वाई जेड तो नहीं मान सकते। रुक जाओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पेपर में नहीं आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पेपर में नहीं आएगा। हटाओ इसको, तो हटाओ, ये वाला थोड़ा वो है, आउट ऑफ द सिलेबस समझ लो तुम। परपेंडिकुलर की लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी हो तो भाई इक्वेशन बनेगी, लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू में y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू में z माइनस z1 अपॉन सी। इसमें अपन को वो पॉइंट पुट करना है, ठीक है, जो वो है पॉइंट। और कुछ ऐसे ही बनता है, शायद वो भी नहीं होगा क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है बुक में अपना वो परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने का। तो शायद परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने का तो कोई टॉपिक ही नहीं है, वो प्लेन में है, प्लेन में निकालते हैं एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, प्लेन में निकालते हैं शायद। और इसमें लाइन में निकालने का कोई है नहीं, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने पेपर में आएगा नहीं। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। तो इन बार मैं एक क्वेश्चन आया है एग्जांपल, वो समझा देता हूँ आपको। अगर क्वेश्चन आता है तो अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन x माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल y माइनस 7 अपॉन 2 z माइनस, तो 3 2 और -2 अपने हैं डायरेक्शन रेशोज़, और 6 7 एंड 7 ये हैं अपने पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज 3r प्लस 6। हाँ तो मान लो r ले लो, r के बराबर इक्वेशन को पुट कर दो, ठीक है, r के बराबर इक्वेशन को पुट कर दो तो x y z की वैल्यू हो जाएगी। मतलब जनरल पॉइंट निकाल लो, जनरल पॉइंट क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आज जाए परपेंडिकुलर को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, अपन को मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर u v w मान लो, x y z मान लो, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपना मान लो PQR मान लो, PQR अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो r के PQR ABC मान लो, ABC अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। r के बराबर इक्वेशन को पुट कर देंगे, r के बराबर पुट कर देंगे तो x y z में रिलेशन आ जाएगा, मतलब कि जनरल पॉइंट्स में रिलेशन आ गया। जनरल पॉइंट्स क्या बनते हैं, ठीक है भाई। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या है अपने, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या है, जो अपने डायरेक्शन रेशियोज अपन को पता है ना कि भाई ये
3 2 और -2 दे रखा है भाई इधर, ये -1 यहाँ से आ गया। एक दो इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए कोई भी, ये बात ध्यान रखना, एक्स का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं पाना चाहिए। और बाकी तो भाई पी क्यू का निकालना है मुझे, पी क्यू। क्यू मान लिया कोई भी अपना पॉइंट है, ठीक है, जनरल, और फिर पी क्यू का अपने को डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो फिर वो पी वाले पॉइंट माइनस कर देंगे उसमें से, तो अपना वो आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इज दिस। तो भाई ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, नहीं आएगा, इसको उठाओ फिर, क्यों दिमाग ख़राब करना है, तुम्हारा भी होगा मेरा भी होगा। प्लेन पे बात करते हैं भाई, प्लेन पे बात करते हैं। एक प्लेन क्या होता है, ठीक है। प्लेन पे बात करते हैं। प्लेन इज़ ए सरफेस सच दैट एनी पॉइंट लाइन ऑन इट व्हेन जॉइंड बाय ए लाइन। ए प्लेन इज सरफेस सच दैट द 2 points lining on it when joining by a line lies completely on it. Equation of a plane is different form. The general equation of first degree in xyz is ax plus by plus cz plus d is equal to 0. Represents a plane on which the a, b, c are the coefficient and the a square plus b square is not equal to 0. एक प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? प्लेन की इक्वेशन जैसे एक लाइन की इक्वेशन होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल में 0, एक लाइन की इक्वेशन होती है। प्लेन लाइन से बड़ा होता है तो क्या होता है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी इक्वल में 0, डी आ जाएगा बस, सी जेड प्लस में डी हो गया। जब प्लेन 3 डायमेंशनल हो जाता है, सिंगल लाइन वो हो जाती है, तो सिंगल लाइन क्या कहते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल में 0, प्लेन क्या हो जाएगी एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड इक्वल में प्लस में डी इक्वल में 0, ठीक है भाई। तो the equation of a plane passing through the origin is given by ax plus by plus cz equal to 0। मतलब जो d था वो एक टाइप से इंटरसेप्ट था, या फिर एक डिस्टेंस था, वो अपना ख़त्म हो गया क्योंकि पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, जो प्लेन है वो पास कर रहा है ओरिजिन से, तो d खत्म हो गया, एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी जेड इक्वल में 0 हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 इज़, तो भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी जेड इक्वल में 0 था। अब अपना प्लेन है ना वो एक पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 z1 से, तो डी को अपन नेगलेक्ट कर देंगे, और जो x है ना x1 ए एक्स, तो x में अपन x माइनस x1 रख देंगे। ऐसे ही लाइन में करते थे ना, x की जगह x माइनस x1 कर दिया, तो वैसे ही a इंटू में x माइनस x1 कर देंगे, b इंटू में y माइनस y1, c इंटू में z माइनस z1। एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। जो लाइन प्लेन के नॉर्मल है ना उसके डायरेक्शन कोसाइंस है एलिमेंट टू द प्लेन। पी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए एल पी, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, और जो नॉर्मल लाइन है, ऐसे प्लेन है मान लो, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ये ग्राफ है, ऐसे एक प्लेन है, मान लीजिए इंटरसेप्ट काट रहा है, तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया वो हो गया पी, और जो इस प्लेन के नॉर्मल में एक चीज़ जा रही है, जो नॉर्मल में अपन वैल्यू कहेंगे, नॉर्मल में जो लाइन जा रही है उसके जो एलिमेंट होंगे वो कोसाइंस होंगे, ठीक है। तो जो अपनी इक्वेशन होगी ना प्लेन की वो क्या होगी, अपने को पी की बने, अपने को नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, और अपने को एलिमेंट पता है, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस पता है, और अपने को एक पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है फ्रॉम द ओरिजिन। तो अपनी इक्वेशन क्या आएगी प्लेन की, तो भाई साहब इक्वेशन आएगी एक्स वाई जेड में आएगी, अपने को एल पता है, एम पता है, एन पता है एक नॉर्मल लाइन के, और सेकेंडली अपन को पता है कि भाई
ये पी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किस फॉर्म में लिख देंगे, अपने को इक्वेशन निकालनी है प्लेन की। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे कि भाई एल एम एन पता है एक्स वाई जेड, अपन इसमें इक्वेशन आएगी और पी डिस्टेंस है। तो भाई एल को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में एम को वाई से कर दो, प्लस में एन को जेड से कर दो, इक्वल टू में पी के बराबर में रख दो, अपनी इक्वेशन बन गई। आई समझ में इक्वेशन कैसे बनी है, समझ में आ गई भाई। बहुत ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था तो अपनी इक्वेशन कैसे बनी है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी इक्वल टू में जीरो होता है ना, तो वैसे ही एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल टू में पी हो गया, ये अपनी इक्वेशन बन गई। आई बस समझ। let the plane ABC cut the axis OX, OY, OZ at ABC. OA is A, OB is B, C। तो अच्छा एक प्लेन है वो एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटता है क्या, ए लेंथ ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे, मतलब लेंथ है ना जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वो ए बी सी आ रही है। एक प्लेन है वो तीनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है, ए बी सी आ रही है लेंथ, तो एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई बी प्लस एक्स बाई सी, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म थी लाइन की एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू में 1, वैसे ही प्लेन की इक्वेशन होगी इंटरसेप्ट में एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस में जेड बाई सी इक्वल टू में 1। जैसे कि लाइन की इक्वेशन थी वैसे ही प्लेन की बनाएंगे अपन, क्योंकि प्लेन लाइन से ही बना है। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस में जेड बाई सी इक्वल टू में 1। ठीक है, ओके भाई ओके। इट is the required okay equation of एक्स वाई प्लेन की जो इक्वेशन है वो जेड इक्वल टू में जीरो है, वाई जेड की जो इक्वेशन है वो एक्स इक्वल टू में जीरो है, एक्स जेड की जो है वाई इक्वल टू में जीरो। ओके, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, जो वाई जेड प्लेन है वाई जेड प्लेन की इक्वेशन है एक्स इक्वल टू में जीरो, और उसके पैरेलल एक प्लेन बताना है, उसकी इक्वेशन बतानी है, उस एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन बतानी है। तो एक्स पे जैसे कि ये है, ये मान लो प्लेन है वाई जेड और ये है एक्स एक्सिस, तो एक्स इक्वल टू में जीरो पे तो वाई जेड की इक्वेशन आ रही है, अब मेरे को इसके पैरेलल बताना है। तो पैरेलल क्या होगा, एक तो इधर जाता जाएगा माइनस ऑफ एक्स मान लो, एक इधर आता जाएगा, तो एक्स एट ए एक्स एट बी एक्स एट सी एक्स एट माइनस ए एक्स एट माइनस बी, तो माइनस बी पे जो भी प्लेन बनेगा वो वैल्यू बन जाएगी ना, एक्स इक्वल टू में ए पे मान लें, तो इक्वेशन ऑफ द जेड एक्स में फिर वाई इक्वल टू में बी मान ले, सी मान ले, ऐसे कर ले। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स दिस इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। हाँ बस समझ। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, एक्स वाई जेड में इक्वेशन आनी चाहिए। ओके भाई, एक्स वाई जेड में इक्वेशन आनी चाहिए और इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, 3 पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो भाई डिटर्मिनेंट के भरोसे अपन बैठे हैं, डिटर्मिनेंट के भरोसे निकालेंगे अपन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। यार मेरे को डाइट की ज़रूरत है, मैं दोबारा कमज़ोर हो गया है ना यार, भाई सर तो कुछ हो गया यार, मतलब फेस से कमज़ोर हो गया मैं ना। डाइट लेनी चाहिए मुझे, प्रोटीन की नीड है, वो प्रोटीन इंटेक दोबारा बढ़ाना पड़ेगा। यस, वेट कम हो गया लगता है यार मेरा, जिम वगैरह छोड़ दी। तो x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 y माइनस y1 y माइनस y2 y माइनस y3 z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3, ऐसे करके डिटर्मिनेंट बनाएंगे और कर देंगे सोल्व। मतलब x माइनस x1 और y माइनस y1 z माइनस z1 और ऐसे 1 2 3 का करके उनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर पुट कर दूंगा, तो मेरी इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ द प्लेन मुझे बतानी है, मेरे पास 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट से पास करिए क्या, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, इन 3 पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, तो प्लेन एक ही इक्वेशन बताओ। तो मैं x माइनस x1 करूँगा, x माइनस y माइनस y1 और z माइनस z1 और ऐसे 1 2 3 का करके इसका डिटर्मिनेंट लेके 0 के बराबर पुट कर दूँ, तो मेरी इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स डिटर्मिनेंट के भरोसे निकलेगी। ठीक है, एक मिनट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन की बात हो गई है भाई, और अब एक एग्जांपल है और अपने
तीन चार कॉपी की बच्चे में जो समझो। अरे तेरी कॉपीराइट तो ना चाहोगे मित्र, अरे कॉपीराइट याद जाओ यार, रोड़ा पे जाओ इधर। गाना गाने तो यार ऐसे कॉपीराइट से क्यों डरना, गाने गा रहे हो कॉपीराइट क्लेम तो आ जाएगी। भी गाना गा दिया, गाया तो मैंने खुद ने है, बजाया तो बजा के भी। जब भाई डांस की वीडियो डलती, डांस का पूरा डलता मजन का छानी वाले मित्रा दी बल्ले बल्ले। What is the equation of the plane passing through the axis and the normal to the line with the ABC's direction ratio? कमजोर हो गया, मुंह बाहर निकल जाएगा। वेट बढ़ाना चाहिए यार, मुझे डाइट लेने की सख्त ज़रूरत है यार, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो वो इक्वेशन तो अपने यहाँ से बन जाएगी कि भाई ए बी सी, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो था, वैसे ही एक्स की जगह एक्स माइनस एक्स वन, वाई की जगह वाई माइनस वाई वन, जेड की जगह जेड माइनस जेड वन, डी को नेगलेक्ट कर देंगे, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ए और ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी सी ही अपने डायरेक्शन रेशोज कराएंगे। ओके, फिर उनको अपने बराबर पुट कर देंगे। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालेंगे भाई, अब फटेगी। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी इक्वल टू में जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू में डी प्लस में डी इक्वल टू में जीरो। ठीक है, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ये डी आर्स हैं, तो प्लेन की पता चलेगी ना भाई। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अब इक्वल टू जीरो है, तो ए बी सी अपने डी आर होते हैं, डायरेक्शन रेशो होते हैं। ए बी सी अपने डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं। ए बी सी जो प्लेन में आ रहे हैं, जो प्लेन में आ रहे हैं वो डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं, प्लेन में आ रहे हैं वो डायरेक्शन रेशोज़। ठीक है, ये हो गए। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस, तो कोस थीटा के बराबर रखेंगे, प्लस माइनस कर देंगे ए वन ए टू प्लस बी वन ए टू। ये तो वही बात होगी कि शेर के मुंह में चना। देखो, एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालना बहुत आसान हो चुका है। अब पता है आजकल मोदी सरकार आ चुकी है, इसलिए एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालना इतना आसान हो चुका है। जैसे कि खेत में से मूली तोड़ के लाना, ठीक है, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं इसको। जैसे कि अपन को पता है कि भाई प्लेन में अगर डायरेक्शन रेशोज होते हैं तो देखा अपन एंगल कैसे निकाल सकते हैं। एंगल भाई एल एम एन की हेल्प से निकाल सकते हैं, और अपन एंगल निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशोज की हेल्प से। अपन एंगल कैसे निकाल सकते हैं, एक तो एल एम एन मतलब डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से, एक ए बी सी डायरेक्शन रेशोज की हेल्प से। तो अगर एंगल निकालने के बाद आए तो तुम सोचो कि भाई डायरेक्शन रेशोज़ कैसे निकालें। प्लेन है अपने पास, उसके डायरेक्शन रेशोज़ क्या है, ए बी सी अपने को पता है, तो भाई दोनों के डायरेक्शन रेशोज़ उठाओ और अपने जैसे कि पिछले फॉर्मूलाज में लगाया था तो वैसे ही लगा दो। कोस थीटा इक्वल टू में अपन कैसे करेंगे, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस में सी वन सी टू डिवाइड बाय में वही रूट वाला करके और फिर अपना प्लस माइनस रख देना और अपना एंगल आ जाएगा। ठीक है जानो मतलब दोस्तों, इफ़ गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वही है भाई थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और वो आ जाएगी वैल्यू। पैरेलल हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, पैरेलल हो जाएंगे वही ए वन ए टू इक्वल टू बी वन बी टू इक्वल टू में सी वन सी टू हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट आ गया ना, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन।
एक पॉइंट है और एक प्लेन है, और इनका ठीक है दिख रहा है, एक प्लेन है और एक पॉइंट है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन। भाई साहब देखो, पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट करो, रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। जैसे इक्वेशन थी लाइन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी, तो लाइन की इक्वेशन में पुट करते थे, डिवाइड बाय में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट करते थे। तो वैसे ही इसमें होगा, अब ना पुट करेंगे लाइन प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे, डिवाइड में करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, और उसका मॉडुलस ले लेंगे, वो अपनी आ जाएगी, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा प्लेन का एक पॉइंट से। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे कि अपने को पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते थे, सी1 माइनस सी2 अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे निकालते थे ना। तो वैसे ही दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे d1 माइनस d2 अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, d1 माइनस d2 अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स कैसे निकालेंगे भाई, इंटरसेक्शन दो प्लेन्स में जो इंटरसेक्शन होगा, कि भाई इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा, तो भाई वो दो प्लेन्स की इक्वेशन अपने को दे रखी है। तो इंटरसेक्शन मतलब कैसे होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन मतलब जैसे अपनी इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस नहीं था, उससे कई सारी लाइन पास करी थी, तो वो इक्वेशन हो गई भाई, कई सारी लाइन पास करी मतलब कई सारी इक्वेशन हो गई उस पॉइंट की। तो वैसे इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है, तो इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन और कई सारी लाइन प्लेन पास कर सकते हैं, तो वो कई सारी इक्वेशन हो गई। तो वैसे ही पहली इक्वेशन रखी प्लस में लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन रखी, इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो अपनी वो हो जाती है इंटरसेक्शन वाली बातें। थोड़ा सा पार्ट और बचा है, फिर अपना 3D ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा और इसकी वीडियो फिर डाल देंगे। एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड ए लाइन, एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड ए लाइन, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल बताना है। लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 अपॉन एल, वाई माइनस y1 अपॉन एम, जेड माइनस z1 अपॉन एन, x माइनस x1 अपॉन एल, या फिर ए हो सकता है y माइनस y1 अपॉन एम, या फिर बी हो सकता है और जेड माइनस z1 अपॉन एन, या फिर सी हो सकता है। और इक्वेशन ये एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी जेड इक्वल टू में डी रेस्पेक्टिवली। देन द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन इज, तो साइन थीटा रखेंगे भाई। अब एंगल लाइन और प्लेन के बीच में मतलब डिफरेंट थिंकिंग है, तो डिफरेंट थिंकिंग तो साइन थीटा लाएंगे अपन, बड़ी चीज़ है, डिफरेंट थिंकिंग है तो आसान करने के लिए साइन थीटा आएगा। वो कहेगा कि भाई ऊपर तो देखो एंगल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एंगल निकालने के लिए अपन ने क्या किया है अब तक अपन ने एंगल निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया क्या, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या लेते हैं, क्या डायरेक्शन रेशोज़ क्या लेते हैं। एंगल निकालने के लिए तो डायरेक्शन कोसाइंस हेल्प करते हैं या डायरेक्शन रेशोज़ हेल्प करते हैं। एंगल निकालने के लिए ध्यान रखो डायरेक्शन कोसाइन हेल्प करेगा या डायरेक्शन रेशो। तो वैसे इधर साइन थीटा के बराबर अपने पास लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है और उसके डायरेक्शन रेशोज़ हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ए को एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन कोसाइन भी हेल्प करता है, डायरेक्शन रेशो भी, अपने पास दोनों चीज़ आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके रख देंगे। तो ए एल हो गया प्लस में बी एम हो गया प्लस में सी एन हो गया, रूट में वही ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का रूट एल स्क्वायर, सीधी सी बात है यार, क्यों करने आया है। ये होता है कि डायरेक्शन कोसाइन, अगर अपन प्रॉपरली डायरेक्शन कोसाइन यूज़ कर रहे हैं तो फिर नीचे डिवाइड में कुछ भी नहीं आता, लेकिन डायरेक्शन रेशोज़ यूज़ करें तो डिवाइड में आएगा। तो डायरेक्शन रेशो छोटी चीज़ है, डायरेक्शन कोसाइन बड़ी चीज़ है। डायरेक्शन कोसाइन बड़ी चीज़ है इसलिए डिवाइड में कुछ भी नहीं आता, डायरेक्शन रेशो छोटी चीज़ मानते तो इसलिए डिवाइड में आ सकता है फिर, ठीक है, छोटी चीज़ मानते हैं। तो साइन थीटा क्या हो गया, फिर अपने को पता है ना, जैसे एंगल निकालते हैं वो ए एल प्लस में एन डी एम प्लस में सी एन बोन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और रूट है, तो वो साइन थीटा के बराबर फिर वो आ जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, तो फिर अपन को पता है क्या निकल के आएगा, और ये फिर वही बराबर रेशियो में आ जाएगा। यही चीज़ें ट्रेंडिंग में चलती हैं भाई, कि पैरेलल है तो वो रेशियो बराबर हो गया, और अगर 0 है तो वो ऊपर की वैल्यू बराबर आ गई। एंड एक वो दे रखा था एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, तो वो प्लेन की इक्वेशन दे दी और लाइन दे दी, अपने सोल्व करके तुम निकाल लोगे आराम से।
थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि जो लाइन की इक्वेशन है ना, जो लाइन की इक्वेशन है, मान लो 6x + 4 इक्वल टू 4y + 3z है, तो उसको x - x1 अपॉन में a की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। और जो प्लेन है उसकी इक्वेशन ax + by + में cz प्लस में d इक्वल टू में 0 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाके तुम अप्लाई कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपन को चाहिए क्या, जो नीचे आएगा वो l m n मानेंगे लाइन की इक्वेशन वाले, और जो a b c है वो अपने वो हैं, अपने वो हैं यार, वो अपने रिश्तेदार, अपने डायरेक्शन इशूज़, ठीक है, उनके हेल्प से लिख के या लिख के करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में आ गई, ये बात समझ के फिर सोल्व करना। कोप्लेनरिटी ऑफ टू प्लेन्स, कोप्लेनरिटी ऑफ टू प्लेन्स मतलब भाई कोप्लेनरिटी ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन्स कोप्लेनर है, ये क्या बात है। अच्छा मैं भी कितना नहीं गलत पढ़ दिया यार, कोप्लेनरिटी वो इसमें कहा ये क्या बात है, दो प्लेन कोप्लेनर दो प्लेन ही कोप्लेनर, अरे एक प्लेन ही हो गया फिर वो तो भाई दो लाइंस की कोप्लेनरिटी बतानी है कि दो लाइन कोप्लेनर कब होगी, मतलब एक ही प्लेन पे दो लाइंस, वो भी 3D वाली दो लाइन एक ही प्लेन पे कब आएंगी। x - x1 अपॉन L1, y - y2 y1 अपॉन में m1 और z - z1 अपॉन में m1, ये बराबर है सब। और दूसरी इक्वेशन हो गई है y2 वाली हो गई। तो आर कोप्लेनर इफ कोप्लेनर जब अपन लाइंस का देखते थे तो मतलब पॉइंट्स का देखते थे तो वो निकालते थे ट्रायंगल का एरिया 0 के बराबर। तो वैसे ही इसमें अगर देख रहे हैं तो इसमें भी डिटर्मिनेंट ही अपनी हेल्प करेगा, तो डिटर्मिनेंट अपनी हेल्प करेगा, तो फिर डिटर्मिनेंट निकाल दो, फिर डिटर्मिनेंट निकाल दो 0 के बराबर पुट कर दो, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दैम इज 0। तो L1 M1 N1 रखेंगे, L2 M2 N2 रखेंगे। अच्छा तो भाई तीन टाइप से चेक कर सकते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस कि भाई एक बार सबसे ऊपर रख दो x2 - x1 अपॉन y2 - y1 अपॉन मतलब x2 - x1 z2 - z1 y2 - y1 और L1 M1 N1 इक्वल टू 0 पुट कर दो। दूसरा टाइप से ये चेक कर सकते हैं कि x - x1 y - y1 z - z1 डिटर्मिनेंट के रो बता रहा हूँ मैं, और L1 M1 N1 L2 M2 N2 इनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। या फिर तीसरा ये हो सकता है x - x2 y - y2 z - z2 L1 M1 N1 L2 M2 N2 डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। समझ में आई, 3D है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन में मतलब नीचे वाली रो में L1 M1 N1, नीचे वाली रो में L2 M2 N2 डिटर्मिनेंट 0 बराबर, ठीक है। स्क्यू लाइंस, द स्ट्रेट लाइन विच आर नॉट पैरेलल एंड नॉट कोप्लेनर। स्क्यू लाइंस वो होती हैं भाई, स्क्यू लाइंस है वो अलग ही लाइन है कि ना तो द स्ट्रेट लाइन होती है, ना तो वो पैरेलल होती है, ना वो कोप्लेनर होती है। द नॉन इंटरसेक्टिंग आर द स्क्यू लाइंस, मतलब ना ही वो इंटरसेक्ट कर रही है, ना ही वो पैरेलल है, ना ही वो कोप्लेनर है। मतलब दो रोड नहीं चलते, एक नीचे से रोड जा रहा है और एक ऊपर से फ्लाई ओवर जा रहा है, तो ये लाइन होगी वो कि भाई नीचे से रोड जा रहा है, नीचे से रोड जा रहा है और ऊपर फ्लाई ओवर जा रहा है। देखो नीचे ये थ्री मान ये रोड जा रहा है और ऊपर से ये एनाकोंडा आ गया। अब ये तो लाइन है, दिख रहा है, ना ही इंटरसेक्टिंग है, ना ही पैरेलल है, ना ही कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में खाया। मान ले इसका प्लेन तो ये हो गया और इसका प्लेन ये हो गया, जा रही है ना ये लाइन, इसका प्लेन क्या हो गया, ये हो गया। ना ही कोप्लेनर है, ना ही ये पैरेलल है, ना ही ये इंटरसेक्टिंग है, तो इसको कहते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट बिटवीन टू स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या होगा भाई, इसकी वो आ जाती है थोड़ी सी थ्योरी में आ जाता है पार्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या होगा भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस क्या होंगी, लाइंस की क्वेश्चन है भाई, लाइंस की क्वेश्चन है, टोटल मतलब लाइन ही तो है एक टाइप से, बस दो लाइन की वो वाली दो लाइन की क्वेश्चन जो मतलब ना इंटरसेक्ट है, ना कोप्लेनर है, ना ही कुछ और। तो x - x1 अपॉन L1 वही y - y1 अपॉन M1 इक्वल टू z - z1 अपॉन N1। दूसरी इक्वेशन x - x2 अपॉन L2 y - y2 अपॉन M2 इक्वल टू z - z2 अपॉन N2। ये दो इक्वेशंस हो गई लाइन की, और ये स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस निकालने के सबसे होगा। तो भाई उन दो लाइन वो अपना क्या था, दो लाइंस के बीच एंगल निकालते हैं, कोप्लेनरिटी अपन कर रहे थे।
और नीचे आया वो कोप्लेनेटरी वाली इक्वेशन ऊपर आ गई और नीचे आ गई फिर आई जे के पुट करके, तो डिस्टेंस निकालना शॉर्टेस्ट। कोप्लेनेटरी वाली इक्वेशन आ गई, तो भाई ऊपर तो इक्वेशन आ रही है x2 माइनस x1, तो कोप्लेनेरिटी वाली इक्वेशन आ रही है x2 माइनस x1 वाली। कोप्लेनेरिटी चेक करने के लिए करते हैं ना दो लाइंस की, तो कोप्लेनेरिटी चेक करने वाली इक्वेशन ऊपर आ गई और नीचे आ गई आई जे के की टर्म्स में L1 M2, मतलब जो x2 माइनस x1 वाली वैल्यू आती है ना डिटरमिनेंट में, वो वाली रो की जगह आई जे के रख दिया और बाकी नीचे कर दिया डिवाइड। तो ये इक्वेशन आ रही है और ये आ रही है इक्वेशन, मतलब ये इनका दोनों का मैग्नीट्यूड है, दोनों का मतलब दोनों डिटरमिनेंट हैं और इसकी वैल्यू छोटे डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है भाई, कोप्लेनेरिटी वाली डिटरमिनेंट ऊपर और नीचे आई जे के लगा के वो वाला डिटरमिनेंट, इसका दोनों का डिवाइड करके आ रहा है डिस्टेंस, है ना। स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है अपना स्फीयर। स्फीयर इज़ द लोकस, स्फीयर इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट, a sphere is the locus of a point which moves in a space such that the wave distance from a fixed point always remains constant। the general equation क्या होगी स्फीयर की? सबसे खतरनाक इक्वेशन मान लो तुम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz डी इक्वल टू, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2mx प्लस 2ux ही मान लो, 2vy ये है। और जो अपना वो होगा मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर प्लस में 2ux प्लस में 2vy प्लस में 2wz, जो vw होता है ना uv, तो वैसे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर प्लस में 2ux है प्लस में 2vy है प्लस में 2wz है प्लस में d इक्वल टू में 0 है। ठीक है, इसका जो सेंटर होगा वो होगा माइनस का u माइनस का v माइनस का w। ठीक है, ये पॉइंट से बता रहा हूँ, मतलब ये ब्रैकेट माइनस का u कोमा माइनस का v कोमा माइनस का w, ये होगा अपना स्फीयर का सेंटर, और जो रेडियस होगी वो u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस में d का रूट होगा। ठीक है, ये तो तुम्हें उसके सर्कल के हिसाब से भी पता है ना, g का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस में c, तो वैसे u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस में d का रूट होगा रेडियस। Let P be any point on the surface of the sphere whose center is ABC, radius R है taken by definite। तो भाई एक पॉइंट है P x y z मान लिया, तो वो अगर पास कर रहा है तो वो क्या बनेगी इक्वेशन, तो पॉइंट पास कर रहे हैं तो x माइनस ए, एक्स में से ए माइनस कर दो, क्योंकि अपना सेंटर ए है, सेंटर ए बी सी है, सेंटर ए बी सी है और एक्स वाई जेड पॉइंट है जो पास कर रहा है। तो अपन इक्वेशन कैसे निकालें, एक पॉइंट दे दिया अपन को एक्स वाई जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक रेडियस दे दिया अपन को आर और अपने को सेंटर दे दिया ए बी सी सेंटर दे दिया, एक्स वाई जेड पॉइंट दे दिया जो स्फीयर पे पास कर रहा है, और ए बी सी सेंटर दे दिया, रेडियस दे दी। तो अपन इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, एक्स में से माइनस कर देंगे, एक्स में से माइनस कर देंगे अपन ए उसका स्क्वायर प्लस में वाई में से माइनस कर देंगे बी उसका स्क्वायर प्लस में जेड में से माइनस कर देंगे सी उसका स्क्वायर प्लस में अपना क्या आएगा, प्लस में नहीं आएगा, इक्वल टू में आर आ जाएगा, इक्वल टू में आर, तीनों का ऐड कर देंगे फिर इक्वल टू में आर का स्क्वायर कर देंगे, आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर। इफ सेंटर इज ओरिजिन है सेंटर, तो फिर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर होगी भाई। ठीक है, अगर सेंटर ओरिजिन है ना, सेंटर अगर ओरिजिन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर होगा, पिछली इक्वेशन से। इफ x1 y1 z1 and x2 y2 z2 be the end points of the diameter of a sphere, the equation of the sphere is given by, वही भाई डायमीटर वाली आ गई x1 माइनस एक्स, जो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू में क्या लीजिएगा, सर्कल में था ना डायमीटर के टर्म्स में इक्वेशन, तो डायमीटर के टर्म्स में इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन विद द टर्म्स ऑफ डायमीटर, तो इक्वल टू में 0 ही था, वो मैं कह रहा हूँ इक्वल टू में 0 आएगा। डायमीटर रेडियस के बराबर कैसे पुट कर देंगे, डायमीटर की इक्वेशन है, रेडियस के बराबर पुट करने के बाद हम क्या, इक्वल टू में 0 था,
तो वैसे ही इसमें बनेगा x माइनस एक्स वन इंटू वाई एक्स माइनस एक्स टू प्लस में y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस में z माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू इक्वल टू में जीरो। ठीक है, लास्ट पॉइंट बचा है कि x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस जेड टू वाई टू प्लस में ये जीरो रिप्रेजेंट्स स्फीयर्स with the add points of the diameter this its center will be। ये इक्वेशन बन गई अपने डायमीटर की पॉइंट्स दे रखे इक्वेशन बन गई। इसके सेंटर क्या होंगे, इसके सेंटर होंगे अपने बहुत ही क्रिस्पी सेंटर होंगे अपने कि जो डायमीटर्स के जो वो है ना, देखो डायमीटर्स के पॉइंट एंड पॉइंट दे रखे हैं, डायमीटर्स के अगर एंड पॉइंट दे रखे हैं ना तो सीधी इक्वेशन बन गई भाई। डायमीटर्स के अगर एंड पॉइंट दे दिया ना, तुम्हें सेंटर पूछ रहा है तो मिड पॉइंट है भाई, सेंटर सेंटर मिड पॉइंट। दिमाग को खोलो थोड़ा सा, डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, डायमीटर के तुम्हें अगर क्वेश्चन दिया है ना तो उसका सोल्यूशन तुम कर सकते हो, तुम उसको बार बार पढ़ो जब तक दिमाग में ना बैठे। डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे भाई, बनाओ डायमीटर के एंड बना के ट्राई टू राइट पेपर में बनाओ, दिमाग में मत डालो भाई, दिमाग अपना बेकार होता है, तभी तो गंदी चीज़ों की साइड अट्रैक्ट होता है। तो दिमाग और दिल तब काम करते हैं जब अपन खुद काम करते हैं। अगर अपन सोचते हैं तो कुछ सोचते ही रह जाते हैं, अपन को काम करना रहेगा। तो एक लाइन बनाओ, अच्छा डायमीटर के एंड पॉइंट रखे, बीच में सेंटर रखा, अच्छा ये तो भाई बराबर होते हैं। तो भाई x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, z1 प्लस z2 बाई टू, ये हो गया सेंटर। सेंटर क्या हो गया, x1 प्लस x2 बाई टू कोमा y1 प्लस में y2 बाई टू कोमा z1 प्लस में z2 बाई टू। सेंटर डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे, सेंटर अपन ने निकाल लिया, इक्वेशन अपन को निकालनी है, ये पॉइंट हो गया। लास्ट एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग द सेंटर दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अपन को पता है भाई कैसे निकलेगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग द पॉइंट दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, तो सेंटर और उससे अपन रेडियस निकाल रहे हैं, रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक है, रेडियस की वैल्यू आ गई और x में से माइनस करूँगा मैं वो सेंटर, जो x में से जो सेंटर है, सेंटर इज माइनस करते हैं, सेंटर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस स्क्वायर और फिर रेडियस बताया था ना। तो मान लो मुझे स्फीयर का सेंटर दे रखे, वैसे सर्कल का भी सेम ही लगता है, जैसे स्फीयर का सेंटर दे रखे और एक पॉइंट से पास हो रही है। एक स्फीयर का सेंटर दे रखा है और उसके सरफेस पे पॉइंट दे रखा है जिससे वो स्फीयर पास हो रहा है। तो भाई इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, मैं रेडियस निकाल दूँगा। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर करके उसके बराबर पुट कर दूँगा, रेडियस निकाल उसका स्क्वायर करके बराबर पुट करके अब मैं इक्वेशन बनाऊँगा। सेंटर के हिसाब से इक्वेशन बनती है। इक्वेशन तुम सोचो यार, सर्कल में इक्वेशन बनाई थी तो कैसे बनाई थी, सर्कल उस पर बात बनती है ना, सर्कल में इक्वेशन बनाई थी तो कैसे बनाई थी, सेंटर का बेस पे। अब इसमें इक्वेशन बनाई तो है, पास करने वाला पॉइंट तो लाइन में यूज़ होता है, इसमें तो अपन को सेंटर दे रखा है, तो सेंटर वाली बात बनेगी भाई। सेंटर चेंज होगा तभी तो सर्कल भी कैसे बनाया था, सेंटर पे डिपेंड करती है मेरे भाई, सेंटर पे। तो सेंटर पे डिपेंड करती है, तो सेंटर की बात देखना, तो सेंटर कहाँ रहा है, सेंटर आ रहा है अपना ABC आ रहा है, तो स्फीयर की इक्वेशन क्या बनेगी, सेंटर पे डिपेंड करेगी, वो तो सरफेस पे आ रहा है इक्वेशन में, वो तो पुट करने पे x जो पॉइंट स्फीयर के सरफेस पे दे दिया तो वो तो इक्वेशन में पुट करके वैल्यू 0 बन जाएगी। एक स्फीयर है, उस पर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो वो उसकी इक्वेशन में पुट करने के बाद 0 बनाएगा ना, सेटिस्फाई करेगा ना, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। अगर वो पॉइंट मैं उसकी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो जो पॉइंट स्फीयर पे लाई कर रहा है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ना कि वो इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगा। जो सेंटर है वो इक्वेशन को बनाने में हेल्प करेगा। सेंटर और रेडियस एंगल निकालने में काम आ रहे थे अपने कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। अब अपना इक्वेशन एंगल निकालने में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो काम आ रहे थे, वैसे ही इक्वेशन निकालने में काम क्या आएगी, सेंटर और रेडियस। स्फीयर और सर्कल की इक्वेशन निकालने में क्या काम आएगा, सेंटर और उसकी रेडियस। तो रेडियस का स्क्वायर तो बराबर रख दिया अपन ने। सेंटर की बात आ रही, सेंटर कैसे निकालें, सेंटर की हेल्प लेंगे अब। तो सेंटर की हेल्प क्या लेंगे, एक्स माइनस, मान लो ये ABC सेंटर है तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर, ये अपनी इक्वेशन बनेगी रेडियस के स्क्वायर के बराबर पुट करने में। जो सेंटर दे रखे हैं उनका माइनस लगाएंगे, फिर अपनी वैल्यू बन जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स इज,
ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन अगर होता है तो भाई यू वी डब्ल्यू, जो यू वी डब्ल्यू दे रखे थे वो कहीं ना कहीं तो काम आएगा, सेंटर में काम आ गए, रेडियस में काम आ गए, एक जगह और काम आ जाएंगे भाई, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में काम आ जाएंगे। 2 टाइम्स यू वन यू टू प्लस में 2 टाइम्स वी वन वी टू प्लस में 2 टाइम्स डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, दो स्फीयर हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 स्फीयर हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या काम आएगा इनकी इक्वेशन में से कुछ ना कुछ बनेगा। तो वी वन वी टू 2 टाइम्स प्लस में यू वन यू टू 2 टाइम्स प्लस में 2 टाइम्स डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, इन सभी का ऐड करने के बाद बराबर आएगा डी वन प्लस डी टू। ठीक है, डी वन प्लस डी टू। तो ये अपना होता है भाई, ये देख लेना, लास्ट वाला पॉइंट शायद इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी पेपर में आएगा तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि 2 टाइम्स वी वन वी टू प्लस 2 टाइम्स डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू प्लस में 2 टाइम्स यू वन यू टू इज इक्वल टू में डी वन प्लस में डी टू इज इक्वल टू में डी वन प्लस में डी टू, क्योंकि यू वी डब्ल्यू आ रहा है तो डी भी फिर आएगा, डी भी ऐड होगा डी वन डी प्लस में डी टू, 2 वी वन वी टू प्लस में 2 यू वन यू टू प्लस में 2 डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू ऐड करने, जीरो के बराबर पुट नहीं कर सकते, ऐसे जीरो के बराबर पुट हुआ तो सब है जीरो हो जाएगा, तो डी वन प्लस में डी टू के बराबर। ठीक है, पेपर में ऑप्शन मिले हैं तुम कर दोगे। तो अपना इसी के साथ अपना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर पूरा होता है। अब इसके बाद अपन रिवाइज करने जा रहे हैं, इसके बाद अपन रिवाइज करने जा रहे हैं, वेक्टर अपन ने कर लिया है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अपने आप में बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ही मतलब इसमें तो यार फार्मूला वगैरह थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं, फार्मूला वगैरह याद करने में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तो बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं। तो भाई आगे का मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अपना क्या प्रोग्राम रहने वाला है। तो भाई कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तो अपना हो गया है भाई, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अपना हो गया है। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे इसके बाद, और इनमें फार्मूलाज रहेंगे। फार्मूलाज किसमें रहेगा भाई, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़े बहुत फार्मूला देखने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तो नहीं देखने पड़ेगा अपने को, इंटीग्रल्स में देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं। और उसके बाद थोड़ा आसान चैप्टर आ जाएंगे, एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स में थोड़े फार्मूला देखने पड़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी तो आसान है, इतना हार्ड नहीं है। तो उसके बाद अपना हो जाएगा और बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी का भी रिविज़न करेंगे अपन। ठीक है भाई, और यही बनता है अपना चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कंप्लीट होता है। लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसके बाद देखें, तीनों को एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, बाकी फिर देखते हैं कितने पार्ट्स बनते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले चैप्टर में, और इतने के लिए अपना सही रहो। अरे तुम्हें पढ़ा पढ़ा के गला बैठ गया क्या, आवाज़ क्यों नहीं निकल रही मेरी? हाँ भाई ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है इतना, ओके डन।